सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी। वरुणा में पलट प्रवाह से लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों का शुरू हुआ पलायन। बाढ़ चौकियां स्थापित। 70 साल बाद खुले बीएचयू के 5 जर्जर बक्से। 5000 साल पुराने इतिहास से उठ सकता है पर्दा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मनाई गई 20वीं पुण्यतिथि। मकबरे पर बेटों और पौत्र ने शहनाई बजाकर दी श्रद्धांजलि। और संत गणिनाथ जयंती पर मध्येशिया समाज ने कलश यात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ जी का किया जलाभिषेक। और अब समाचार विस्तार से। गंगा नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने के चलते वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू हो गया है, जिसके कारण वरुणा नदी के तटवर्ती इलाके के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। गंगा के बाढ़ के पानी के बढ़ने के कारण वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू हो गया था। वरुणा का पानी तट के ऊपर पहुंचने लगा, जिससे सरैया और सलारपुर जैसे निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया। कई घरों में पानी भर गया है। इस स्थिति को देखते हुए राहत शिविरों को सक्रिय कर दिया गया है, जबकि वरुणा के निचले इलाकों में पलट प्रवाह की वजह से पानी भरने लगा है। सलारपुर गांव में लगातार बढ़ रहे बाढ़ के पानी ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बाढ़ के कारण गांव के कई मकान पानी में डूब चुके हैं और लोग अपने घरों को खाली करने को मजबूर हैं। सलारपुर गांव के निवासी राजेश्वर श्याम, मालती और हीना देवी ने बताया कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लगभग 50 से अधिक घर पानी में डूब चुके हैं और लोग अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय युवक शिव प्रकाश ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा विद्या विहार और सरकारी स्कूलों को शरण स्थल कैंप के रूप में खुलवाया गया है, जहां प्रभावित लोगों को आश्रय दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार हालात का जायजा लेने के लिए लेखपाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं। हालांकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक राहत सामग्री या जमीनी स्तर पर सीधी मदद हर एक पीड़ित तक पूरी तरह नहीं पहुंची है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। शुक्रवार की सुबह गंगा का जलस्तर 68.74 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। व्यवस्था है कहाँ, किस स्कूल किस स्कूल में? विद्या विहार में। क्या और कोई जिला अधिकारी या मतलब प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ है? जी जी जी, सब आओ। अच्छा, सब आए जी। लोग तो बाढ़ पीड़ित हो चुके हैं। पार्षद आ रहे हैं, लेखपाल आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, अपना दौरा कर रहे हैं, दौरा करके चले जा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, आधे गांव को दौरा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आप लोग कितने लोग हैं, कहाँ व्यवस्था, पर अभी तक हम लोग के पास कोई नहीं आया है। क्या कहें, कोई हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल भी नहीं मिलता है। आता है लेकिन मिलता नहीं है। लगातार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई फायदा नहीं निरीक्षण में। क्यों? अब चाहे जैसे भी हमारे लोग को कोई पार्षद तो कोई मतलब लिखा पढ़ी कर रहे हैं, सबका नाम कोई नहीं देख लिया जाए, कोई नाम हमन का हो सका है। तो बाढ़ को लेकर देखा जाए तो बाढ़ काफी तेजी से मतलब बढ़ रही है। मतलब इसमें तो मतलब काफी देख के मतलब बाढ़ का टेंशन हो रहा है। प्लस अभी तो हम लोग घर द्वार खाली कर रहे हैं और व्यवस्था मतलब अभी खाली करने के चक्कर में भी पड़े हुए हैं हम लोग। तो क्या व्यवस्थाएं हैं इसमें रहने खाने का, क्या बनाया गया कैंप? जी, कैंप तो बनाया गया है, जैसे पार्षद जी के द्वारा मतलब विद्या इंटर कॉलेज प्लस सरकारी स्कूल को मतलब खुलवाया गया है और वहाँ पे मतलब रहने की मतलब आश्रय दिया जा रहा है सबको। जितने भी घर डूबे होंगे और समथिंग मिला जुला के लगभग मान के चलिए 50-60 घर डूब चुके हैं। पानी जिस तरीके से बढ़ाव है उस तरीके से मतलब अगर देखा जाए सैकड़ों घर बाढ़ में लोग चले जाएंगे आज या कल के अंदर में। अब देखा भैया, हमारे पहले 2 गैया हैं, कहीं मड़ई लगावल जाला, स्कूलों में व्यवस्था मिलेला, खाना पीना का व्यवस्था आवाला जाला। अब गोरू चौआ बाड़ी तक कहीं ना कहीं अपन मड़ई झोपड़ी लगा के तरह है कि ना बा। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करीब 70 वर्षों से बंद पड़े 5 जर्जर बक्सों को खोलकर उसमें रखे हजारों दुर्लभ पुरातात्विक वस्तुओं की विशेषज्ञ टीमों द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में करीब 70 साल से बंद पड़े 5 जर्जर बक्सों को खोला गया है। इन बक्सों से मिली हजारों दुर्लभ पुरातात्विक वस्तुओं, नेगेटिव, रील और ग्लास स्लाइड्स की अब विशेषज्ञ टीम जांच कर रही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संग्रह भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और पुरातात्विक इतिहास को समझने में बेहतर अहम साबित हो सकता है। बीएचयू के अनुसार देश के 63 पुरातात्विक स्थलों पर हुई खुदाई से जुड़े साक्ष्य इन बक्सों में सुरक्षित मिले हैं। इनमें 10,000 से अधिक एनालॉग कैमरा, नेगेटिव, रील और ग्लास स्लाइड्स शामिल हैं। तस्वीरों में काशी के राजघाट, अजंता एलोरा, प्राचीन मंदिर, स्तूप तथा गौतम बुद्ध, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमाओं का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। बक्सों से चित्रित मृदभांड, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, पत्थर के औजार, दूसरी शताब्दी के सिक्के, मोहरे और सीलिंग भी मिली है।
शोध टीम का कहना है कि कुछ पत्थर और औजार 50,000 से 1 लाख वर्ष पुराने हो सकते हैं, जबकि कई वस्तुएं लगभग 5,000 वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़ी हैं। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार ने बताया कि बक्सों की स्थिति बेहद खराब थी और सामग्री संरक्षण के अभाव में पड़ी थी। अब 3 रिसर्च टीम्स गठित की गई हैं जो सभी वस्तुओं का डॉक्यूमेंटेशन, संरक्षण और अध्ययन करेंगी। उनके अनुसार राजघाट से मिले 1000 से अधिक अभिलेख, मोहरों और सूक्ष्म लेख वाले सिक्कों का अध्ययन प्राचीन अर्थव्यवस्था और सभ्यता पर नई जानकारी दे सकता है। सारी चीज़ें लगभग विभाग में, स्टोर में अस्त व्यस्त दिखाई देती हैं। उनको एक तो व्यवस्थित करना हमारी जिम्मेदारी है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना पहली जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ एंटीक्विटीज जो हैं वो हमारे देश के लिए नहीं बल्कि वैश्विक महत्व के हैं। और वैश्विक महत्व के इसलिए कि हमारा देश का जो इतिहास है गौरवशाली रहा है और उन पुरा वस्तुओं के माध्यम से ही हम अपने अतीत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका संवर्धन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग ये सारा अभियान चला रहे हैं। काफ़ी टाइम लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग कितना कर पाते हैं। कोशिश होगी कि हम अब तक जितनी बिखरी हुई अस्त व्यस्त चीज़ें उनको सिस्टमेटिक कर दें और कोशिश ये भी करेंगे कि लगभग हर पुरास्थल की क्रमशः एक के बाद एक उनकी रिपोर्ट भी छपती चली जाए। कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के एक समूह को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। चौबेपुर थाना क्षेत्र में कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के समूह को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना के बाद कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक कांवड़िए की पहचान विनीत तिवारी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर दिए गए सख्त निर्देशों के बावजूद मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दी। हादसे को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कांवड़ियों के लिए निर्धारित लेन में कार कैसे पहुंची, क्या मार्ग पर पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी या नहीं। यदि कांवड़ियों के लिए अलग लेन निर्धारित थी तो वाहन उस लेन तक कैसे पहुंचा, इसे लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद चौबेपुर थाने में प्रारंभिक तौर पर अपेक्षाकृत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में मामले को लेकर हुए विरोध और हो हल्ले के बाद पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए धाराओं में बढ़ोतरी की। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और धाराओं की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। मृतक विनीत तिवारी के परिवार ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यदि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते और वाहनों की आवाजाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता तो हादसे को टाला जा सकता था। हादसे के बाद कांवड़ यात्रा मार्गों पर बैरिकेडिंग, यातायात नियंत्रण और पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस हादसे के कारणों, सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की जांच किस तरह करती है। फिलहाल हादसे ने कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियों और पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यही कहेंगे कि हमारे तो बच्चे चले गए, अब बाकी जो बच्चे बेचू में भय चाहे जहाँ भी हैं, सरकार से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस सब बच्चों का ध्यान दिया जाए कि बच्चे अपने, हम तो बच्चे खो दिए, बाकी जिसका बच्चा है वो न खो पाए, वो बच्चा अपने घर माँ बाप के पास रहे, सही से रहे। हम तो खो दिए, हमारे एक औलाद था, हमको और क्या करे, एक औलाद था, उसकी मम्मी विकलांग है, वो चल नहीं पाती है, उनको हम सोचते हैं। हमारी एक औलाद थी, उसको भी हमने, अब एक बेटी मेरी बच्ची और मेरे पास कुछ नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरा हूँ। कौन से थाने अंतर्गत है? थाना चौबेपुर अंतर्गत में हमारे लड़का का एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं रह रहा हूँ अभी वर्तमान रामघाट में मैं रह रहा हूँ। गाड़ी पकड़ी गई है आज आपके? हाँ, एसपी साहब से मिले, गाड़ी पकड़ी गई है, सब है। एसपी साहब ने कहा कि आप घबराइए मत, अब कोर्ट के न्यायालय होगी, मैंने ड्राइवर जो भी है पकड़े गए हैं, अब कोर्ट से जो होगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 20वीं पुण्यतिथि पर दरगाह फातिमा स्थित उनकी कब्र पर प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 20वीं पुण्यतिथि दरगाह फातिमा सिगरा पर मनाई गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में शुक्रवार को दरगाह फातिमा में सुबह 11 बजे से प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उस्ताद की कब्र और मकबरे पर दुआ ख्वानी, कुरान ख्वानी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर काशी ने उन्हें शिद्दत से याद किया। उनके पौत्र आफाक हैदर खां शहनाई की तान से दादा की याद ताज़ा किए। उस्ताद की चौथी पीढ़ी में उनके प्रपौत्र मोहम्मद अली भी शहनाई बजाए तो पीढ़ियों की परंपरा जीवंत नजर आई।
इस कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खान के परिजनों के साथ ही शकील अहमद जादूगर और प्रमोद वर्मा आदि उपस्थित थे। शकील अहमद जादूगर ने बताया कि 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह खां का असली नाम कमरुद्दीन था। बचपन में जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उन्हें पहली बार देखा तो उनके मुंह से सहसा निकला बिस्मिल्लाह। यही नाम आगे चलकर संगीत के इतिहास का एक जगमगाता अध्याय बन गया। महान फनकार को असल पहचान और उस्ताद बनने की राह काशी की पावन धरा पर ही मिली। महज 6 वर्ष की उम्र में वे बनारस आ गए और अपने मामा अली बख्श विलायती अल्लन बिलातू के सानिध्य में शहनाई सीखने लगे। मामा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे और यहीं से नन्हे बिस्मिल्लाह के भीतर संगीत और साधना का अनूठा मेल अंकुरित होने लगा। उनकी शहनाई से निकलने वाले हर सुर लोगों के दिलों को छूने लगे और देखते देखते उनका नाम दुनिया के सुरमई फलक पर जगमगाने लगा। शहनाई सम्राट की 20वीं पुण्यतिथि दरगाह फातमान पे जहाँ पे उनकी इच्छा थी कि मुझे यहाँ पे दफन किया जाए, इसी स्थान पे जब वो शहनाई बजाते थे मुहर्रम के 8 और 5 को, तो इसी स्थान को उन्होंने चुना थे कि मेरा अंतिम जो यात्रा भी रहेगी तो इसी स्थान पे रहेगी। तो आज बिस्मिल्लाह खां साहब की उसी इच्छा के दौरान 2006 में 21 अगस्त 2006 को जब इस दुनिया को अलविदा करके रुखसत हुआ तो इसी जगह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत सरकार ने उनको जो दिया और इसी जगह जो है उनको सुपुर्द खाक किया। आज बिस्मिल्लाह खां साहब क्योंकि एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर घूमा, लेकिन हालांकि जन्म तो उनका बिहार डुमरांव में था, लेकिन बनारस और काशी को नहीं छोड़ा अपने पूरे जीवन भर, और माँ गंगा और बालाजी को हमेशा दिल में बसाए रखते थे। मुहर्रम की तारीख को जो 1 मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रम तक इसी जगह पूरी दुनिया में कहीं भी रहते थे, मुहर्रम में भी चले आते थे। तो कुछ चीज़ें उनकी यादगार चीज़ थी कि चाहे जितनी भी दौलत रख दीजिए लेकिन वो मुहर्रम में भी कहीं रुकते नहीं थे, अपने घर ही आते थे। क्योंकि 8 और 5 को शहनाई बजाते थे और नंगे पैर पैदल इसी जगह फातमान आते थे। पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनः बहाली तथा आरटीई एक्ट से पूर्व चयनित शिक्षकों की टीटी से मुक्ति संबंधित मांगों को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा अंबेडकर पार्क कचहरी से जिलाधिकारी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के आह्वान पर वाराणसी में एनपीएस तथा यूपीएस के विरोध में तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस की पुनः बहाली, आरटीई एक्ट से पूर्व चयनित सभी शिक्षकों को टीईटी से मुक्ति एवं निजीकरण समाप्त करने के लिए अंबेडकर पार्क कचहरी से जिलाधिकारी कार्यालय वाराणसी तक तिरंगा यात्रा निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयोजक चंद्र प्रकाश गुप्त एवं संचालन जिला महामंत्री रामसेवक यादव ने किया। तिरंगा यात्रा निकालकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनः बहाली, आरटीई एक्ट से पूर्व चयनित शिक्षकों को टीईटी से छूट तथा निजीकरण समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित मांग जिला प्रशासन को दिया गया। इस तिरंगा यात्रा में गुलाब चंद्र कुशवाहा, अंजनी कुमार सिंह, प्रमोद पटेल, अखिलेश यादव, शैलेंद्र विक्रम सिंह, मनीष कुशवाहा, मनोज सरोज, वीरेंद्र कुमार, गोविंद यादव, बीएन ठाकुर, जितेंद्र पाल सहित अनेक शिक्षक एवं कर्मचारी शामिल रहे। मुख्य मांग है हमारा पुरानी पेंशन की बहाली जो 1 अप्रैल 2004 के बाद पूरे भारत में पुरानी पेंशन खत्म किए गए। 1 अप्रैल 2005 में उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन समाप्त किया गया। एनपीएस, उसके बाद यूपीएस, और हमारे जानते हैं हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे मंत्री 4-4 पेंशन लेते हैं, 4-4 पेंशन, और बोलोगे कि शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भार है, ये नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। या तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, यही योगी आदित्यनाथ आने वाले बीते दिनों में मुख्यमंत्री नहीं, सांसद थे गोरखपुर के, और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि ये कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एनपीएस हितकर नहीं है। आज डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं हित करे भाई, क्यों नहीं लागू कर रहे हो? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। संत गणिनाथ जयंती के पावन पर्व पर मध्य एशिया समाज के लोगों ने 251 कलशों के साथ हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाबा विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी संत गणिनाथ जयंती के पावन पर्व पर श्रावण माह के शुक्रवार को प्रातःकाल से शिव की नगरी काशी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट दशाश्वमेध पर हजारों की संख्या में पुरुष व महिला केसरिया वस्त्रों में मध्य एशिया समाज के लोग एकत्रित होकर 251 कलशों का पूजन किए। तत्पश्चात अपने कुलदेवता संत गणिनाथ जी महाराज व पलटू दास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक गोपाल जी एजीआर व केपी गुप्त का अध्यक्ष रामचंद्र गुप्त ने
माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया। कलश यात्रा में गणिनाथ जी का रथ, घोड़े पर शंकर जी व पार्वती जी, बैंड बाजा, शहनाई व उनके पीछे हाथों में केसरिया झंडा, गंगा जल व दुग्ध से भरा कलश लेकर लोग हर हर महादेव व बम बोल का जयकारा लगा रहे थे। कलश यात्रा गोदोलिया चौराहा, गिरजाघर चौराहा, पीडीआर मॉल से पुनः वापस गोदोलिया चौराहा, बांस फाटक, ढूढ़ीराज गणेश, अन्नपूर्णा जी मंदिर, शनि देवता मंदिर होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ जी का 27वां जलाभिषेक किया। कलश शोभा यात्रा का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता एडवोकेट कर रहे थे। कलश शोभा यात्रा में गोपाल जी, एजीआर, केपी गुप्ता, राजीव गुप्त, दिनेश गुप्ता दीनू, रमेश जी, श्याम सुंदर निशांत, गौतम दयाल, ईशान, वीके गुप्त, रामविलास, अभिषेक गुप्ता, शुभम, रतन, विनोद, गणेश, डॉक्टर सरिता गुप्ता, राजलक्ष्मी, शीला, कांटू, शांति गुप्ता, जोशना आदि शामिल रहे। राजेंद्र प्रसाद घाट से बाबा विश्वनाथ मंदिर का जलाभिषेक होगा, जिसमें महिलाएं, पुरुष हजारों की संख्या में मौजूद है और हम लोग सभी लोग अभी जलाभिषेक के लिए बाबा गणिनाथ भक्त मंडल के तरफ से हम लोग जा रहे हैं। कितनी पुरानी परंपरा है ये बहुत पुरानी परंपरा है, जिसका तो हम नहीं वर्णन कर सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि 26-27 साल से लगभग चल रहा है। मैं 26-27 साल से वाराणसी में रह रहा हूँ। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला भूमिहार समाज का द्वितीय स्थापना दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। महिला भूमिहार समाज का द्वितीय स्थापना दिवस होटल मेरिडियन में गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। समारोह में समाज की महिलाओं की सहभागिता, एकजुटता, सामाजिक चेतना और सशक्तिकरण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ बटुकों द्वारा शंखनाद एवं वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि संजय राय एवं विशिष्ट अतिथि गण के कर कमलों से दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर DN शर्मा, जगदीश राय, डॉक्टर संगीता राय, विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विशेषज्ञ BHU डॉक्टर आकांक्षा राय, धनंजय राय, RN सिंह, चंदन राय, कवि तथा समाज के गणमान्य सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति रही। अतिथियों का स्वागत महिला भूमिहार समाज की अध्यक्ष डॉक्टर राजलक्ष्मी राय द्वारा किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महिला भूमिहार समाज का उद्देश्य केवल सामाजिक एकजुटता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाते हुए समाज के विकास में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करना है। महिलाओं की प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक दायित्वों को मंच प्रदान करना संस्था की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम के दौरान महिला भूमिहार समाज की आधिकारिक वेबसाइट का शानदार शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिला भूमिहार समाज की सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंदों की सहायता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित किया गया। साथ ही सामाजिक कार्यों, चिकित्सकीय, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुरुष एवं महिलाओं को सम्मान में दुपट्टा एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला भूमिहार समाज द्वारा समाज हित से जुड़े विभिन्न कार्यों तथा भविष्य में जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सेवा और निर्बल परिवारों के सहयोग के लिए सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में शकुंतला राय, पूनम सिंह, चंद्रकला, वंदना सिंह, प्रतिमा सिंह, सोनी राय, पूनम सिंह, सरिता राय, बबीता राय, प्राची राय, बीना सिंह, पुष्पा राय, सीमा राय, रश्मि सिंह, अनिता राय, खुशबू राय आदि सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर विजेता राय, डॉक्टर मंजुला चौधरी, किरण सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज हम लोग द्वितीय स्थापना दिवस पूरे टीम, पूरे परिवार, MBS परिवार के साथ हम लोग मना रहे हैं। हमारा उद्देश्य है अपने समाज की सारी महिलाओं को सुसंगठित करना और कुछ हमारे कार्य हैं जो हम अपने समाज के अलावा अन्य समाज को भी अपने समाज से लोगों के द्वारा सेवा कराएं। हमारा उद्देश्य ही है सेवा, समर्पण और साथ। आज समाज जो समाज के जो ऐसे लोग हैं जिनका योगदान समाज के लिए सर्वोपरि है, अच्छे कार्य हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी हैं, उन लोगों को हमारे मंच द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। कि पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करें, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक करें, समाज का करें और फिर पूरे देश का स्वास्थ्य जो है ऐसे ही ठीक होगा। उसके लिए कुछ बेसिक बातें जो है स्वास्थ्य, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर होने के नाते स्वास्थ्य से संबंधित ही बात कर सकता हूँ। आप लोगों ने कोविड के समय भी देखा होगा कि मैं स्वास्थ्य से ही ज़्यादा बातें करता था उस समय भी, तो वही बातें हमने रखी।
एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव 2026 के दूसरे दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाद्य संगीत एकल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आंचलिक स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव 2026 के दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ऑडिटोरियम में वाद्य संगीत एकल मेलोडिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी संगीत प्रतिभा एवं साधना का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इसके उपरांत वाद्य संगीत एकल परकशन प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने ताल, लय एवं वादन कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समूह वादन में विद्यार्थियों ने आपसी तालमेल, सामूहिक अनुशासन एवं संगीतात्मक समन्वय का सुंदर परिचय दिया। वाद्य संगीत प्रतियोगिताओं के साथ साथ थिएटर एवं पारंपरिक कहानी वाचन से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अभिनय, संवाद, भाव अभिव्यक्ति एवं मंची प्रस्तुति के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं सामूहिक प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इसी दिन दृश्यकला एवं कलात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलाकृतियों प्रोजेक्ट का दर्शन डिस्प्ले ऑफ आर्ट फैक्ट्स प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न कलात्मक एवं रचनात्मक वस्तुओं तथा परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इन प्रदर्शनों में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, स्थानीय एवं स्वदेशी कला के प्रति रुचि तथा रचनात्मक सोच का परिचय मिला। इस प्रतियोगिता ने विशेष रूप से भारतीय लोक एवं स्थानीय कला विरासत के संरक्षण तथा विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में A.K. सिंह, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी, आयोजन समिति के सदस्यों, शिक्षकों, अनुरक्षकों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 5 रीजन के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल 260 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें 2 प्रकार के इवेंट हैं। मेन प्लेटफॉर्म जो है, एक है कला उत्सव, दूसरा एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसमें डांस, सोलो और नाटक और इस प्रकार की कई एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इसमें जितने भी रीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब बच्चों के जो बेस्ट टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर रही है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की चुर्क शाखा में सावन महोत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की चुर्क शाखा में आयोजित सावन महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य A.K. वर्मा ने विद्यालय के प्रेरणा स्रोत श्री 1008 श्री स्वामी हर्षिवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों से दर्शक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सावन महोत्सव में विद्यालय परिसर हरियाली को अपने अंदर समेटे चिर नूतनता को प्राप्त करता हुआ अत्यंत मनमोहक और सुंदर लग रहा था। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य A.K. वर्मा ने कहा कि हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ती हैं, फिर उसमें एक दिन का त्यौहार हो या महीने भर का जश्न, सभी का अपना एक महत्व है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है, उनको मनाने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम मिलजुल कर प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। प्रधानाचार्य ने प्रबंधक बाबा प्रकाश धनन जी का संदेश बच्चों को देते हुए कहा कि कृषि प्रधान होने के कारण हमारे देश में वर्षा ऋतु का अधिक महत्व होता है और इसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रतीक है हरितिमा एवं अविरलता का। सावन का आगाज कभी खत्म नहीं होता, ये सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति कराता है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक सीमा सिंह, पूजा, दीपा, श्रद्धा, आंचल आदि उपस्थित रहे। द नेक्स्ट लीप विकसित भारत 2047 स्टार्टअप कार्यक्रम का सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में भव्य आयोजन हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में आज द नेक्स्ट लीप विकसित भारत 2047 स्टार्टअप शो का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता, नवाचार, नेतृत्व क्षमता एवं नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करना तथा विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम में वाराणसी के विभिन्न प्रतिष्ठित क्षेत्रों से जुड़े उद्योगपति, शिक्षाविद एवं व्यवसाय जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों ने सहभागिता कर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उनमें डॉक्टर P.V. राजीव, AIC BHU, पीयूष कोठारी, वाराणसी कारपेट्स,
CA राज अग्रवाल स्टडी एट होम, डॉक्टर स्नेहा गुप्ता एटॉमिक ग्रुप तथा अनुपम रघुवंशी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, अशोका इंस्टीट्यूट, शेपा सहित वाराणसी के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपने नवाचारी विचारों, स्टार्टअप अवधारणाओं एवं उद्यमशील दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के आयोजन एवं समन्वयक में प्रतिमा गुप्ता, सहायक निदेशक तथा संदीप मुखर्जी, मुख्य परिचालन अधिकारी COO, सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यावहारिक व्यावसायिक अवसरों में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए शीर्ष प्रायोजक पशुपति, सह प्रायोजक मसाला मीस्ट तथा एसोसिएट प्रायोजक सागर रत्ना एवं द सिटी स्टेज के प्रति संस्था ने आभार व्यक्त किया। समापन अवसर पर सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन के प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी अतिथियों, प्रतिभागी विद्यार्थियों, सहयोगी संस्थानों एवं प्रायोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रशासक श्रीमती सरिता राव ने अपने संबोधन में युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा, उद्यमशीलता और नवाचार को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति बताते हुए विद्यार्थियों को निरंतर नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं को एक साझा मंच प्रदान करते हुए संदेश दिया गया कि नवाचार और उद्यमिता से सशक्त युवा ही 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकते हैं। कि ये जो इवेंट हो रहा है, ये इवेंट जो मोदी जी का एक विजन है विकसित भारत 2047, हम उसी विजन को लेकर ये इवेंट करा रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे जेनजी है उनको इस विजन से जोड़ने का एक प्रयास है। उनके अंदर ये चीज़ एक स्थापित किया जा सके कि केवल नौकरी मांगना ही नहीं, नौकरी देने वाला हम बन सकें। अगर भारत में सब कोई नौकरी मांगेगा तो देगा कौन? देने वाला बनना है। हमें अपने भारत को इस स्थिति में पहुंचाना है जहां पे कि व्यक्ति स्वयं में ही अपना जीविका उपार्जन करने के सक्षम हो जाए। तो ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, ये IIC जो कि भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, और इस कॉलेज में जिसको हम पूरा नाम उसका है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, जो कि ये देखता है कि इंस्टीट्यूशन में किस तरह के नए नए विचार छात्रों के मध्य है, उस विचार को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए और उस विचार को कैसे एक रचनात्मक रूप से उसको साकार किया जाए, ताकि भारत में नए नए उद्योग लग सके, नए नए जॉब क्रिएट हो सके। भारत 2047 जो कि विकसित भारत को मेनली प्रमोट करता है। आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे और मेरे साइड से सारे एंटरप्रेन्योर्स को हैप्पी एंटरप्रेन्योर्स डे। एंड सर, हमारा कॉलेज सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर ये इवेंट करा रहा है, और सारे भी जितने बिजनेस अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या जो हमारे आइडिएशन स्टेज पे है, जो हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि उनके लिए एक बड़ा फ्यूचर बन सकता है और अच्छा स्टेज बन सकता है। लोग जैसे विकसित भारत 2047 बडिंग स्टार्टअप शो है जो कि सनबीम कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें बच्चे अपने आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं और अपने जो आइडियाज़ उनके एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं या बिजनेसेस हैं उसको यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ उनका मतलब आमना सामना होगा, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उसको जज करेंगे और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं और इनोवेटिव मतलब अपना क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं भी कि मतलब आने वाले वर्तमान समय में जितने भी इनोवेटर्स वगैरह रहेंगे, तो हम लोग इस तरह से बिजनेस प्लान करवा रहे हैं। RS बनारस लॉ कॉलेज में 22 अगस्त को तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। सुंदरपुर स्थित RS बनारस लॉ कॉलेज में शनिवार 22 अगस्त को तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह को लेकर कॉलेज प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की जाएंगी। संस्था के प्राचार्य विपाशा गोस्वामी ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दीक्षांत समारोह से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की विधि सचिव डॉक्टर अंजू राठी राणा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगी। उनके हाथों विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। प्राचार्य के अनुसार इस वर्ष आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में कुल 122 विद्यार्थियों को उपाधि वितरित की जाएगी। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अवसर उनके शैक्षणिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में यादगार रहेगा। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें
विधि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करना है। कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी न्यायिक सेवा, अधिवक्ता, विधि सलाहकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से समारोह में विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और अतिथियों की उपस्थिति को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। कल हमारे दीक्षांत समारोह में हमारी कल की मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अंजू राक्षी राणा जी, जो भारत सरकार में विधि एवं न्याय मंत्रालय की विधि सचिव हैं। वो हमारी कल की मुख्य अतिथि हैं। इसी के साथ कल के कार्यक्रम में हमारे कॉलेज के प्रबंधक, न्यासी, माननीय राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी की भी उपस्थिति रहेगी। हमारे कॉलेज का ये तीसरा दीक्षांत समारोह है। 122 बच्चों को डिग्री वितरित की जाएगी और हम सभी बच्चों को यही संदेश देंगे कि हमारी जो ये उपाधि है, लॉ के बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी शक्ति है उनकी। इसी के साथ वो न्यायप्रिय हो, न्याय को समझे, लोगों को, गरीब अशक्त लोगों को न्याय दिलाने की प्रयास करें। और किसी भी देश की न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था अगर मजबूत होती है तो वो देश सबसे पहले उन्नति के मार्ग में चल सकेगा जब न्यायप्रियता लोगों में बनी रहे। तो हम अपने बच्चों से यही उम्मीद करेंगे कि हमारे कॉलेज से पढ़ के विद्यार्थी डिग्री लेके समाज के बीच जाए, एक अच्छी छवि, एक अच्छे विधि के जानकार की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करे, समाज में लोगों को न्याय दिलाए, व्यवहार में रहें। क्योंकि अक्सर हो जाता है कि हमारे न्याय व्यवस्था में जो अधिवक्ता है वो मर्यादित नहीं रह पाते। तो सबसे बड़ी हमारी बच्चों को यही, कल के बच्चों का हमारा सबसे बड़ा संदेश होगा कि सदैव मर्यादित रूप से रहें और विधि व्यवस्था में सहयोग करें, समाज एवं लोगों को सुविधाएं, विधि की सुविधाएं दें। मरकजी यौमुन्नबी कमेटी की ओर से 25 और 26 अगस्त को जश्न ईद मिलादुन्नबी बारावफात के बारे में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई। वाराणसी में मरकजी यौमुन्नबी कमेटी की ओर से 25 और 26 अगस्त को जश्न ईद मिलादुन्नबी बारावफात मनाया जाएगा। गुरुवार को मजागिर से प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कमेटी के सदर हाजी सैयद शकील अहमद और सेक्रेटरी हाजी महमूद खान ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त की शाम बेनियाबाग के हड़हा मैदान से जुलूस निकलेगा। जुलूस सराय हड़हा, छत्ता तेरे, नरियल बाजार, दाल मंडी, नई सड़क, कुरैशाबाद, फाटक शेख सलीम, आस्थाना रहीम शाह, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मार्ग होते हुए अमीन मंजिल बेनियाबाग पहुंचेगा। यहां आगाजी तकरीर और नातिया मुकाबला होगा। कमेटी के तहत 35 मंचों पर अंजुमनों द्वारा नातिया कलाम पेश किए जाएंगे। मरकज के जिम्मेदार साथी गए थे, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, लोगों ने कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है। कमिश्नर साहब ने शायद एसीपी को रिकमेंड किया है, जो बन सकेगा उसको बनने दीजिए। पूरी अंजुमनों की तैयारी पूरी है, लोग नाखा अंजुमने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, मरकज़ पूरी तैयारी कर चुकी है। बस आपका एक ज़रिया है, आपके ज़रिए हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आइए, इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाने में हमारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के अप्लाइड आर्ट्स विभाग में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर लेंस के माध्यम से विषय पर विशेष फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2026 के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के अप्लाइड आर्ट्स विभाग की ओर से लेंस के माध्यम से विषय पर विशेष फोटो प्रदर्शनी और रचनात्मक मिलन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी 18 से 21 अगस्त तक अहिवासी कला दीर्घा दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मंगलवार को दोपहर 12 बजे हुआ था। इस अवसर पर अप्लाइड आर्ट्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीष अरोड़ा आयोजन के अध्यक्ष की भूमिका में रहे। कार्यक्रम के समन्वयक सहायक प्रोफेसर कृष्ण सिंह रहे, जबकि सह समन्वयक के रूप में डॉक्टर आशीष गुप्ता, सृष्टि प्रजापति और ज्ञानेंद्र के पांडे थे। लेंस के माध्यम से प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य फोटोग्राफी के जरिए कला, रचनात्मकता, संस्कृति और समाज के विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करना रहा। साथ ही युवा एवं उभरते छायाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रदर्शनी में लगाए गए छायाचित्र दर्शकों को अलग अलग दृष्टिकोणों से दुनिया को देखने और तस्वीरों के पीछे छिपी कहानियों को समझने का अवसर प्रदान किए। बहुत सारे कलाकारों के और बहुत अलग अलग फैकल्टी से यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हैं और बहुत अलग अलग थीम्स पे आप देख सकते हैं। कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, कॉन्ट्रास्टी है, कुछ जानवर के ऊपर है। मतलब हर एक किस्म के आपको डिफरेंट फीचर्स के आपको फोटोग्राफ्स अगर मिलेंगे। फ्लावर्स के हैं, एनिमल्स के हैं, नेचर के हैं। तो देखिए आप एक ही इंसान मतलब कितने तरीके से वैरायटीज़ ऑफ फोटो खींचा जा सकता है, इतना वेरिएशन है इसमें, इतना चांसेस है। यहाँ तो बेसिकली BHU के अंतर्गत के ही मुझे जैसा लग रहा है कि यहीं के फैकल्टीज़ के छात्र और प्रोफेसर्स के भी कुछ हैं।
हमारे माननीय प्रोफेसर श्री मनीष अरोड़ा के भी हैं, सृष्टि मैम के हैं, ज्ञानेंद्र सर के हैं, कृष्णा सर के हैं, तो एक प्रोफेसर्स के भी हमारे लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे बीच बीच में फैकल्टीज़ में ऑर्गेनाइज होते रहते हैं फोटोग्राफी कंपटीशन, ताकि स्टूडेंट्स को और मोटिवेशन मिल सके कि आप बाहर निकलो, दुनिया देखो, आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को, अपना नज़रिया चेंज करो। बस पहल की है हमारी फैकल्टी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।